हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे। दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कैसे कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो मुग़ल बादशाह थे उनमें जो शासक थे औरंगजेब, वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने भारत के बहुत बड़ा हिस्सा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। 1707 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो गई तो बहुत सारे मुग़ल सूबेदार जो थे, बड़े बड़े ज़मींदार जो थे, अपनी अपनी ताकत दिखाने लगा। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ पे जो मुग़ल सूबेदार थे या बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो लोग अपना सत्ता स्थापित करने लगा, छोटे छोटे रियासतों में बांट लिए। अब दिल्ली जो है वो प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। अब छोटे छोटे रियासतों ने उसका जगह ले लिया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? क्या आप जानते हैं कि जो अंग्रेज़ जो आए थे, पहले जो आए थे वो छोटे छोटे कंपनी को स्थापित करने के लिए भारत में आए थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ सोच के आए थे कि यहाँ पे हमको रहना है या पूरा कब्जा करना है। यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब वो आए थे तो यहाँ के इलाकों में कब्जा करने के दिलचस्पी लेके नहीं आए थे, वो सोच के नहीं आए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जब वो ऐसा मन बना के नहीं आए थे कि भारत पे कब्जा करना है, फिर भी वे एक लंबे समय तक भारत पे अपना कब्जा जमा के बैठे थे। ऐसा क्या हुआ था? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि यह कैसे हुआ था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो महारानी एलिजाबेथ से इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। रानी एलिजाबेथ ने उन्हें पूरब में अपना व्यापार करने का इजाज़त दे दिया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। उस इजाज़तनामे में लिखा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई और कंपनी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई होड़ नहीं कर सकता। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। उस जो इजाज़तनामे में लिखा हुआ था कि वहाँ से वो सस्ती चीज़ें खरीदेगी और वो समुद्र के उस पार ले जाकर उसको महंगी कीमतों में बेचेगी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज़ व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उसमें लिखा हुआ था कि कोई कंपनी इसका प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, तो उसको कोई भय नहीं था कि कोई और कंपनी उसका प्रतिस्पर्धा करेगा। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। उस टाइम पे जो कंपनी थी वो प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अगर कोई कंपनी का कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, कोई उसको मुकाबला ना करे, तो वो कोई भी सामान को सस्ता में खरीद कर महंगे में बेच सकती, क्योंकि उनका कोई है ही नहीं जो कोई और कंपनी उसका मुकाबला करे कि वो उतना में दे रहा है तो हम उससे सस्ता में देंगे। उस इजाज़तनामे में लिखा हुआ था कि कोई भी कंपनी इसका प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, या अकेले ये करेगा तो वो कम रेट पे वहाँ पे ख़रीदते थे और यूरोप में ले जाकर उसी सामान को महंगे दामों में बेचते थे। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ार में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होकर का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तीर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। उसी टाइम पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना उपस्थिति दर्ज करा लिया था।
वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली भी आ चुके थे, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। पुर्तगाल के ही थे जो वास्को डी गामा, उन्होंने ही 1498 ईस्वी में यह पता लगाया, समुद्री मार्ग से भारत तक आने का रास्ता का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर पुर्तगाली लोग भी आ गए, अब डच कंपनी भी। डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर पुर्तगाली आए, फिर डच भी आ गए, फिर फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। प्रॉब्लम यह था कि जो सब कंपनी थी, विदेशी कंपनी, सब एक जैसा ही चीज़ें खरीदना, सब सस्ता सस्ता खरीदना चाहता था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यूरोप का जो मार्केट था, यूरोप का जो बाज़ार था, भारत में जो सूती वस्त्र बनता था, रेशम वस्त्र बनता था, उसका वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड था। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी ज़बरदस्त मांग था। भारत के मसाले का भी वहाँ पे भी डिमांड था। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जब एक कंपनी था तो वो सस्ता में खरीद के ले जाता था, अब 3-4 कंपनी हो गई तो यहाँ के भी सामान भी थोड़ा महंगा दाम में बिकने लगे और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब कंपनियों का मुनाफा कम होने लगा क्योंकि वो यहाँ से भी महंगा में खरीद के ले जा रहे हैं। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। अब उन कंपनियों के पास एक ही रास्ता था कि वो अपने से जो उसके प्रतिस्पर्धा में जो कंपनी है उसको ख़त्म कर दे, उसको ज़्यादा मुनाफा पाने का एक ही रास्ता था। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी और इसका ये परिणाम हुआ कि कंपनियां आपस में लड़ने लगी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, वो आपस में लड़ना शुरू कर दिया और उसको जब जब मौका मिलता था एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबा देता था, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। कभी समुद्र में डुबा देती थी, कभी रास्ते में रुकावट खड़ा कर देती थी और कभी कभी आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। यह जो व्यापार है वो हथियारों की मदद से चल और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था और जो उन लोग का सामान होता था उसको किलाबंदी करके उसको सुरक्षित रखता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। अब कंपनियों का, वहाँ का जो स्थानीय शासक होता था, वहाँ का राजा जो होता था, उनसे भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब ऐसा समय आ गया था व्यापार और राजनीति को दोनों को अलग अलग रखना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि वो कंपनी आपस में लड़ रही थी, इसकी वजह से वहाँ के लोकल शासकों से भी मनमुटाव हो जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी वहाँ पे काम करता था उनको वहाँ उस टाइम पे फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। एक वेयर हाउस होता था जहाँ पे वो सामान रखा जाता था जिसको निर्यात करना है, जिसको यहाँ से यूरोप या फिर अपने कंट्री ले जाना है। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। यहीं पे उनका दफ्तर था जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे उसका व्यापार फैलने लगा तो जो कंपनी वो अपने व्यापारियों को, अपने सौदागर को अपने आसपास बसने के लिए प्रेरित करने लगा। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी में चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1696 तक कंपनी ने यहाँ पे चारों तरफ आबादी बढ़ा के किला बनाना शुरू किया ताकि उस कंपनी को सुरक्षित रखा जा सके। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की ज़मींदारी ली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किया कि मुग़लों को रिश्वत देना शुरू किया और रिश्वत दे के 3 गाँवों की ज़मींदारी भी खरीद लिया। इनमें से एक गाँव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। 3 गाँवों को उन्होंने रिश्वत देके खरीद लिया मुग़लों से। जो गाँव था वो कालीकात था जो बाद में कलकत्ता और अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है।
कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। उन्होंने औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को टैक्स नहीं देगी लेकिन फिर भी व्यापार करेगी, उसके लिए भी वो फरमान जारी कीजिए, उसके लिए भी मना लिया था वो। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी थी। कंपनी जो थी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी का ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। औरंगजेब ने सिर्फ कंपनी को अधिकार दिया था कि वो बिना टैक्स का व्यापार करे, लेकिन उसमें जो कंपनी के अफसर जो थे, जो निजी व्यापार करते थे, उन लोगों को छूट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि वे लोग भी अब टैक्स देना नहीं चाह रहे थे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से बंगाल में जो टैक्स है वो बहुत कम आने लगा। ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते, और ऐसे में क्यों वहाँ का जो नवाब था क्यों नहीं विरोध करता। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। अब जब 18वीं सदी के शुरुआत में जो कंपनी है और बंगाल का जो नवाब था उसमें टकराव बढ़ गया, क्योंकि वो लोग कंपनी से भी टैक्स नहीं देना चाहते थे, वहाँ के ऑफिसर लोग जो निजी व्यापार करते थे वो भी टैक्स नहीं देना चाहते थे। तो इस तरह वहाँ का राजस्व घट गया, इसलिए वहाँ पर कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो इजाज़त जो औरंगजेब ने दिया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ के नवाब जो अपने ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान बने और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उन्होंने कंपनी को व्यापार का अधिकार देने के लिए उन लोगों को नजराने मांगे, टैक्स मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। और उन्होंने उन लोगों को सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया, अपना पैसा बनाने का अधिकार नहीं दिया, और जो किलाबंदी कर रहा था उनको उनसे भी रोक दिया, मतलब अब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली बहुत कम होती जा रही है। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि इस कंपनी की वजह से बंगाल का जो राजस्व वसूली है बहुत कम होता जा रहा है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। जो कंपनी था वो टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे और उन नवाबों के लिए वो अपमानजनक चिट्ठी लिखते थे, उनको बदनाम करने की कोशिश करते थे। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी कहता था कि जो स्थानीय लोग थे वे बेकार का मांग करते हैं, जिससे कंपनी का व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। व्यापार तभी फलेगा फूलेगा जब सरकार टैक्स हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। कंपनी इस बात को जानता था कि उसे अपना व्यापार फैलाना होगा तो उसको आबादी बढ़ानी होगी। मतलब अगर कुछ ही लोग आए थे ना यूरोप से, अब और लोगों को लेके आने, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा और आबादी बढ़ाना होगा, यहाँ के ही लोगों को खरीदना होगा और किले का पुनर्निर्माण करना होगा, क्योंकि वो रोक दिए थे नवाबों ने, किलों का पुनर्निर्माण करने से, उनको बढ़ाने से रोक दिए थे। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अतः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में हुई। दिनों दिन ये टकराव बढ़ता गया कंपनी और नवाबों के बीच और इसके परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। जो कंपनी था उनको सिराजुद्दौला की ताकत से भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला एक बहुत ताकतवर शासक था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। सिराजुद्दौला जो था वो अच्छा शासक था, ताकतवर शासक था, लेकिन कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहता था जो उसको व्यापार करने में नहीं रोके, उसको टैक्स नहीं मांगे, उसको किलाबंदी करने में नहीं रोके।
कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी ने अपने तरफ से खूब कोशिश किया कि सिराजुद्दौला को नवाब ना बनाया जाए, उसके अपोजिशन में जो खड़ा है उसको बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। जवाब में सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया कि कंपनी जो है उसके वहाँ के राजनीतिक मामलों में अपना टांग ना अड़ाए, बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक मामलों में अपना टांग नहीं अड़ाए, किलाबंदी रोके और जो भी टैक्स बचा है वो टैक्स चुकाए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इधर कंपनी भी अपना साइड से पीछे नहीं हटना चाहता था, उधर नवाब भी नहीं हटना चाहता था। तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जब कोई भी पीछे हटना नहीं चाह रहा था, कंपनी टैक्स नहीं देना चाह रही थी, अब किलाबंदी नहीं रोकना चाह रही थी, तो नवाब सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ अटैक कर दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। कंपनी के जो अफसर थे उसको गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने अपनी कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी ने अफसरों में भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि कलकत्ता भी हाथ से निकल गया, नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी में ताला लगा दिया है, अफसरों को घेर लिया है, जहाज़ों को घेर लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया। यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया, और इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसे होली पर इस्तेमाल करते हैं। वो जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा पलाश का फूल पाया जाता है, इसलिए वहाँ का नाम पलासी रखा गया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। आखिर में सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। नवाब सिराजुद्दौला का हार का एक बड़ा कारण हो सकता है कि उसके जो सेनापति में से एक सेनापति थे मीर जाफ़र, उनके कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। मीर जाफ़र का जो टुकड़ी था उस इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बताया था कि अगर हम जीत गए तो आप ही को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी का जंग इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भारत में कंपनी का पहला बड़ा जीत था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। इसका सिराजुद्दौला के हार का कारण मीर जाफ़र ही हैं, जो उन्होंने उनके साथ दगाबाजी किया। अंग्रेज़ों ने उनको बोला कि अगर हम जीतते हैं तो आपको नवाब बनाएंगे। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। कंपनी जो है उनको शासन नहीं करना था, उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं है। यह रास्ता आसान कंपनी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनियों के इशारे पर नहीं चलते थे।
उन्होंने तो कठपुतली नवाब बना दिया था कि जो बोलेंगे वही सुनेगा, लेकिन हर टाइम वो कठपुतली नवाब भी कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी अपने प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। आखिरकार उन्हें भी तो अपने प्रजा की नज़र में अच्छा बनना रहता था, हर टाइम कंपनी का वो नहीं सुनते थे। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। अब मीर कासिम भी उनका विरोध करने लगा तो अब कंपनी ने उसको भी बक्सर के युद्ध में 1764 में उसको भी हराया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो उनको हराकर, बक्सर की लड़ाई में हराकर मीर कासिम को हराकर फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब नवाब हर महीने 5 लाख कंपनी को देता था। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी जो है अपना सैनिकों को देने के लिए, व्यापारिक खर्चे को निपटने के लिए उससे पैसा चाहता था और वो जो नवाब थे मीर जाफ़र, वो हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देते थे। कंपनी और ज़्यादा इलाके था ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और जब 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी का इरादा जो है बदल चुका था। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई 1765 में, अब उन लोगों को एहसास होने लगा कि कोई कठपुतली नवाब भी कभी हर टाइम काम नहीं आता, इसलिए हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। उन लोगों को बात का एहसास हो चुका था। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी के मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। अब कंपनी ने खुद सोचा था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा और उसने कंपनी को बंगाल का दीवानी दे दिया था। इस तरह कंपनी की पुरानी समस्या हल हो गया था। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। जो भी सामान वो विदेश से लेके आते थे, ब्रिटेन से लेके आते थे, उनको यहाँ सोना और चांदी के में खरीदना पड़ता था। सोना दे के चांदी दे के खरीदना पड़ता। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। इसका वजह यह था कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती। अब तो प्लासी के युद्ध के बाद तो उसे ब्रिटेन से कुछ मंगाना ज़रूरी ही नहीं रहा और भारत से ही अपना कंपनी का खर्चा चला लेते थे। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। इस कंपनी जो उनको कमाई होता था उससे वो भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीदते थे, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी। भारत से वो इतना कमाई करने लगे कि अपना व्यापारिक खर्चा चलाने लगे, अपना फ़ौजों को संभाल लेते थे, कपड़े सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जो 1733 में जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कहा था। जब वो पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। जब वो फर्स्ट बार आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ सरकार से विनती किया था कि हमें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। लेकिन जब यहाँ की सरकार उन पर दया करके थोड़ी सी ज़मीन दे दी तो वहाँ पर उन्होंने किला खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वो सब चीज़ यहीं कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा पहले तो आए तो विनती की है कि हमें थोड़ा सा ज़मीन दे दीजिए, व्यापार करेंगे। फिर यहाँ पे किला बना ली, यहाँ के लोगों को वो अपने यहाँ रख लिए। ऊपर से
हम ही लोग से टैक्स लेने लगे। वे असंख्य औरतें और मर्दों को अपने ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। वो हमारे ही देश में हमारे ही देश के औरतें और मर्दों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगला क्लास में इसी चैप्टर का और देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा है। अगले वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।